नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी सीरीज़ का अगला टॉपिक विश्व की नदियों यानी वर्ल्ड रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इस एक ही वीडियो में हम सभी महाद्वीपों की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले तो हम मैप की सहायता से नदियों के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ी बड़ी तो बनेगी, पर मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप पूरी वीडियो को एंड तक देख लेते हैं और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपका इस टॉपिक से प्रश्न गलत नहीं होगा। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से मैप की सहायता से इस टॉपिक को कवर किया है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इससे पहले मैंने भारत की नदियों के ऊपर भी वीडियो बना दी है। मैंने भारत की नदियों को 3 भाग में सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, इन 3 भाग में पूरे भारत की नदियों को मैप की सहायता से और ट्रिक की सहायता से कवर कराया है। तो अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं भारत की नदियों के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बड़ी बन जाएगी। पहले मैंने इनको डिटेल में पढ़ाया हुआ है। आप इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इन वीडियो का लिंक दे दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत हम करते हैं एशिया महाद्वीप की नदियों से। तो एशिया महाद्वीप में सबसे पहले देखते हैं यांगसी नदी। तो देखिए, ये तिब्बत का पठार है और तिब्बत के पठार से एशिया महाद्वीप में 3 नदियां निकल रही हैं। पहली है यांगसी, यह है साल्विन और तीसरी है मिकांग। तो ये तीनों नदियां तिब्बत के पठार से निकलती हैं। तो पहले हम देखते हैं यांगसी नदी। तो यांगसी नदी तिब्बत के पठार से निकलती है और बहती हुई चीन सागर में गिर जाती है और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, आपसे परीक्षा में यही पूछा जाता है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगसी नदी। और चीन में यांगसी नदी को चांगजियांग कहा जाता है। चांगजियांग का मतलब है लंबी नदी, तो चीन में इसे चांगजियांग कहा जाता है। यांगसी नदी ये एशिया की सबसे लंबी नदी है और प्रायः पश्चिम से पूर्व की दिशा में बहने वाली इस नदी की लंबाई लगभग 6300 किलोमीटर है। तो हमने क्या देखा कि यांगसी नदी तिब्बत के पठार से निकलती है और चीन सागर में गिर जाती है और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। तो यांगसी नदी के बाद देखते हैं मिकांग नदी। तो यह नदी भी तिब्बत के पठार से निकलती है और चीन, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम इतने देशों से होकर बहती है। इसमें याद रखिएगा मलेशिया देश नहीं है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो मलेशिया ही ऑप्शन में होता है। तो याद रखिएगा मलेशिया इसमें नहीं है। चीन, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम इतने सारे देश हैं जहाँ से ये नदी होकर बहती है और उसके बाद में ये दक्षिण चीन सागर में गिर जाती है। और इस नदी की लंबाई लगभग है 4350 किलोमीटर। तो मिकांग नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार से निकलती है और दक्षिण चीन सागर में गिर जाती है। तो मिकांग नदी के बाद है साल्विन नदी। तो साल्विन नदी भी तिब्बत के पठार से निकलती है। मैंने आपको बताया ना, यांगसी नदी, साल्विन नदी और मिकांग नदी, ये तीनों नदियाँ तिब्बत के पठार से निकलती हैं। तो साल्विन नदी भी तिब्बत के पठार से निकलती है और चीन, थाईलैंड और म्यांमार इन देशों से होकर अंडमान सागर में गिर जाती है। तो तिब्बत का पठार कहाँ पर है? चीन में है, आपको पता ही है। तो चीन, थाईलैंड और म्यांमार इन देशों से होकर ये अंडमान सागर में गिर जाती है। उसके बाद आगे हम देखते हैं यंगाहो नदी। तो यह नदी कुनलून पर्वत से निकलती है। तो जो तिब्बत का पठार है इसके उत्तरी भाग में कुनलून पर्वत श्रृंखला है। तो मैंने विश्व के जितने भी पर्वत हैं, पर्वत शिखर हैं, उनकी वीडियो बनाई हुई है। वर्ल्ड ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि तिब्बत के पठार के उत्तरी वाले भाग में कुनलून पर्वत श्रृंखला है। तो वहीं से ये नदी निकलती है कुनलून पर्वत श्रृंखला से और पीला सागर या चिहिल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। यंगाहो नदी याद रखिएगा। और इसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। यंगाहो नदी को पीली नदी भी कहा जाता है क्योंकि इसके जल में पीली मुलायम मिट्टी बहते हुए आ जाती है, जिस कारण ये
पीले रंग की दिखाई पड़ती है और इसे पीली नदी कहा जाता है। और याद रखिएगा, यह नदी अत्यधिक बाढ़ आने के कारण इसे चीन का शोक कहा जाता है। तो चीन में ये नदी बहती है और इस नदी के कारण बहुत ही ज़्यादा तबाही होती है चीन में, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बाढ़ का कारण बनती है ये नदी, इसीलिए इसे चीन का शोक कहा जाता है। और विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी के नाम से भी यंगाहो नदी को जाना जाता है। और इसके साथ ही इस नदी को प्राचीन चीनी सभ्यता का जन्मस्थान कहा जाता है, क्योंकि इसी नदी के किनारे चीनी सभ्यता का विकास हुआ था, इसीलिए इसे प्राचीन चीनी सभ्यता का जन्म स्थान कहा जाता है। तो इतने सारे फैक्ट आपको इस नदी से याद रखने हैं, यंगाहो नदी से। पहला तो ये कुनलुन पर्वत श्रृंखला से निकलती है। दूसरा फैक्ट ये कि इसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा ये कि इसे चीन का शोक या विश्व की सर्वाधिक विश्वघाती नदी के नाम से जाना जाता है। और चौथा फैक्ट ये कि ये प्राचीन चीनी सभ्यता का जन्मस्थान कहा जाता है इस नदी को। तो इतने सारे फैक्ट आपको इस नदी से याद होने चाहिए। उसके बाद हम आगे देखते हैं माही नदी। तो माही नदी भारत की नदी है। मैंने भारत की नदियों वाली वीडियो में बताया था, फिर भी ये नदी इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम इसको एक बार और पढ़ लेते हैं। तो माही नदी पश्चिमी भारत की एक प्रमुख नदी है और माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है और ये खंबात की खाड़ी द्वारा अरब सागर में गिर जाती है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो ये नदी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो ये नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है और इसकी कुल लंबाई है 580 किलोमीटर। ये इम्पोर्टेंट क्यों बनती है? क्योंकि ये नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इसीलिए बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और 2 और नदियाँ हैं, एक विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और एक मकर रेखा को 2 बार काटती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। हमने एक देख लिया कि ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। उसके बाद आगे हम देखते हैं सिंधु नदी। तो सिंधु नदी तंत्र में मैंने आपको विस्तार से मैप की सहायता से समझाया हुआ है, तो यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं। तो जो सिंधु नदी है इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? तो ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और इसका मुहाना यानी कि ये नदी कहाँ पर गिर जाती है? तो ये अरब सागर में जाकर गिर जाती है। तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है। तो जो सिंधु नदी है इसकी 5 सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज, ये इसकी 5 सहायक नदियाँ हैं। और जो सिंधु नदी है ये 3 देशों से होकर बहती है। तो ये चीन के तिब्बत से तो निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील से, तो चीन हो गया। दूसरा उसके बाद ये भारत में आती है और भारत से ये पाकिस्तान में चली जाती है। तो 3 देशों से ये होकर बहती है। तो जो सिंधु नदी है ये चीन के तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलकर भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है और यहाँ से ये पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिर जाती है, याद रखिएगा। और सिंधु नदी तंत्र में 2 नदियाँ तिब्बत से आती हैं, जो ये सिंधु नदी तंत्र की नदियाँ हैं। कितनी नदियाँ हैं सिंधु नदी तंत्र में? तो एक तो सिंधु हो गई और इसकी 5 सहायक नदियाँ। तो सिंधु नदी तंत्र में 2 नदियाँ तिब्बत से आती हैं। पहले तो खुद सिंधु, ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, और दूसरी सतलुज नदी, ये भी तिब्बत से निकलती है। तो सिंधु नदी तंत्र की 2 नदियाँ तिब्बत से निकलती हैं। और जो सिंधु नदी है इसके दाएं तट पर भारत का लेह शहर स्थित है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। और नदियों किनारे बसे प्रमुख शहरों पर भी वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने देखी होगी तो वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि सिंधु नदी के तट पर है लेह शहर। तो सिंधु नदी के दाएं तट पर कौन सा शहर है? लेह शहर। तो ये हमने सिंधु नदी के बारे में पढ़ा। उसके बाद देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है, क्योंकि तिब्बत से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये भी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है और यह नदी 3 देशों से चीन, भारत और बांग्लादेश में बहती है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जिसमें से भारत में इसकी लंबाई 916 किलोमीटर है। अगर टोटल लंबाई देखी जाए तो 2900 किलोमीटर है। और ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है, याद रखिएगा, लंबी नहीं, ये सबसे चौड़ी नदी है भारत की। और ब्रह्मपुत्र नदी को और भी अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे कि जहाँ से ये नदी निकलती है तिब्बत से, वहाँ इसे यारलुंग सांगपो कहते हैं। उसके बाद ये जब अरुणाचल प्रदेश में आती है तो इसे दिहांग नदी कहा जाता है। उसके बाद ये जब असम में जाती है तो इसे
ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। और असम के बाद जब ये बांग्लादेश में जाती है तो वहाँ पर इसे जमुना नदी कहा जाता है। यमुना नहीं कहा जाता, जमुना कहा जाता है। तो चारों नाम याद रखिएगा, ये चारों ही बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो तिब्बत में इसे यारलुंग सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी कहते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं और बांग्लादेश में जमुना नदी कहते हैं। उसके बाद अगली नदी देखते हैं अमूर नदी। तो अमूर नदी रूस और चीन के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो यही एग्जाम में पूछा गया है कि रूस और चीन के बीच सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है। तो अमूर नदी, ये रूस और चीन के बीच सीमा बनाती है, यानी कि रूस और चीन की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहाँ पर यह नदी है अमूर नदी। और चीन में अमूर नदी का नाम है हिलोंग जियांग। तो चीनी लोग इसे क्या कहते हैं, हिलोंग जियांग, जिसका अर्थ होता है ब्लैक ड्रैगन नदी, अमूर नदी का। और उसी के साथ याद रखिएगा कि लीना और ओब, ये दो अन्य नदियां हैं, ये भी रूस की प्रमुख नदियां हैं। कौन कौन सी, लीना और ओब। आपसे यही पूछा जाता है कि लीना और ओब ये किस देश की नदियां हैं, तो रूस की। तो हमने 3 नदियां देख ली। अमूर नदी ये रूस और चीन के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है, लीना और ओब ये रूस की। उसके बाद आगे हम देखते हैं तो ये सीधा वन लाइनर प्रश्न पूछे जाते हैं कि नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो नेपाल की सबसे लंबी नदी है कर्णाली नदी। कौन सी, कर्णाली नदी। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा। कौन सी गंगा, महावेली गंगा। उसके बाद है कि अफ़गानिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो अफ़गानिस्तान की सबसे लंबी नदी है हेलमंद नदी, हेलमंद नदी। और इसमें एक और नदी याद रख लेना कि म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो म्यांमार की सबसे लंबी नदी है इरावती, जिसे इरावदी भी कहते हैं। तो इरावती या इरावदी ये म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। तो ये हमारे पड़ोसी देश हैं, इनकी भी लंबी नदियों के बारे में पूछ लिया जाता है, इसीलिए मैंने कवर कर दिया। तो यहाँ पर हमने एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ लिया। अब हम चलते हैं यूरोप महाद्वीप पर। तो आगे अब हम यूरोप महाद्वीप की नदियों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है वोल्गा नदी। तो वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि जो यांगसी नदी है ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, उसी तरह जो वोल्गा नदी है ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। और ये रूस के उत्तर पश्चिम में बलदाई पहाड़ियों से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिर जाती है, वोल्गा नदी। और इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई लगभग 3531 किलोमीटर है। तो आपसे 2 प्रश्न पूछे जाते हैं कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है वोल्गा नदी। और ये भी पूछा जाता है कि ये किस सागर में गिर जाती है, तो ये कैस्पियन सागर में गिर जाती है। ये रूस के वल्दाई पहाड़ियों से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिर जाती है। और ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है, वोल्गा नदी। उसके बाद अगली नदी है डैन्यूब नदी। तो जो डैन्यूब नदी है ये यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो कि जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और ये काले सागर में गिर जाती है। याद रखिएगा, डैन्यूब नदी कहाँ से निकलती है, ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और काले सागर में गिर जाती है। तो काले सागर में 2 नदियाँ गिरती हैं, एक नीपर और दूसरी डैन्यूब। तो हमने डैन्यूब के बारे में पढ़ लिया कि काले सागर में गिर जाती है और दूसरी है नीपर नदी। तो नीपर नदी के बारे में पढ़ते हैं। तो नीपर नदी भी यूरोप की प्रमुख नदियों में से एक है और ये भी रूस की वल्दाई पहाड़ियों से निकलती है और ये बेलारूस और यूक्रेन से होकर बहते हुए काले सागर में गिर जाती है। हमने पीछे देखा डैन्यूब नदी भी काले सागर में गिर जाती है और ये नीपर नदी भी काले सागर में गिर जाती है। और ये यूक्रेन की सबसे बड़ी नदी है। याद रखिएगा, जो नीपर नदी है ये यूक्रेन की सबसे बड़ी नदी है। ये बेलारूस और यूक्रेन से होकर बहती है ना, तो यूक्रेन की सबसे लंबी नदी है नीपर नदी। इसकी लंबाई कितनी है, तो लगभग 2201 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उसके बाद आगे देखते हैं राइन नदी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट नदी है राइन नदी, इससे बहुत से प्रश्न बनते हैं, याद रखिएगा। तो ये यूरोप की मोस्ट इम्पोर्टेंट नदी है। ये आल्प्स पर्वत के रिफ्ट वैली से निकलकर उत्तरी सागर में गिर जाती है, राइन नदी। और ये नदी यूरोप का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग बनाती है, याद रखिएगा। और राइन नदी स्विट्जरलैंड, लिंखनस्टाइन, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड इतने देशों से होकर बहती है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नदी है ये यूरोप के लिए। इस नदी को यूरोप की जीवन रेखा और कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है।
तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस नदी को कोयला नदी भी कहा जाता है, तो राइन नदी को। और इसे यूरोप की जीवन रेखा कहा जाता है क्योंकि इस नदी से बहुत सा व्यापार होता है और ये नदी यूरोप का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग भी बनाती है। और इसी नदी पर यूरोप का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह रोटरडम बंदरगाह भी स्थित है इसी नदी पर। और इस नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 1233 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। तो बहुत से प्रश्न इस नदी से बनते हैं। पहला प्रश्न तो हमने देख लिया कि ये आल्प्स पर्वत से निकलती है और उत्तरी सागर में गिर जाती है। दूसरा प्रश्न ये है कि ये यूरोप के सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग बनाती है। तीसरा प्रश्न ये है कि इसे यूरोप की जीवन रेखा या कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। और चौथा प्रश्न ये है कि यूरोप का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह इसी पर स्थित है। कौन सा? रोटरडम बंदरगाह इसी नदी पर स्थित है। तो इतने सारे प्रश्न इस नदी से बनते हैं और यूरोप की ये इम्पोर्टेंट नदी है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे है पो नदी। तो पो नदी की लंबाई है 652 किलोमीटर। आप देख रहे हैं यह पो नदी। तो ये पूर्वी उत्तरी इटली के कोटियन आल्प से निकलती है और एड्रियाटिक सागर में गिर जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि इटली की गंगा किसे कहा जाता है, तो पो नदी से यही प्रश्न बनता है कि इटली की गंगा किसे कहा जाता है। तो इटली की गंगा पो नदी को कहा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद अगली नदी है डोन नदी। तो डोन नदी रूस की एक प्रमुख नदी है जो कि पश्चिमी रूस से निकलती है और अजोब सागर में गिर जाती है। तो ये निकलती कहाँ से है? पश्चिमी रूस से, और अजोब सागर में गिर जाती है डोन नदी। तो पो नदी इटली की गंगा है और डोन नदी अजोब सागर में गिर जाती है। उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद आगे है टाइबर नदी। तो टाइबर नदी से क्या प्रश्न बनता है? पहला तो ये कि ये इटली की एक प्रमुख नदी है, और दूसरा प्रश्न ये बनता है कि इटली की राजधानी रोम इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यही प्रश्न इससे पूछा जाता है कि इटली की राजधानी रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ। जो टेम्स नदी है, इंग्लैंड की राजधानी लंदन इस नदी के किनारे बसी हुई है। तो टाइबर नदी के किनारे रोम है और टेम्स नदी के किनारे इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। और टेम्स नदी को लंदन की गंगा कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इटली की गंगा किसे कहा जाता है? पो नदी को। लंदन की गंगा किसे कहा जाता है? टेम्स नदी को। तो यहाँ पर हमने यूरोप महाद्वीप की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ लिया। अब हम अगले महाद्वीप पर चलते हैं। उसके बाद अगला महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप में पहली नदी है नील नदी। तो नील नदी अफ्रीका के साथ साथ विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, याद रखिएगा। और नील नदी की लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है लगभग 6650 किलोमीटर। और जो नील नदी है ये दो नदियों से मिलकर बनी है। कौन कौन सी नदी? एक है वाइट नील और दूसरी है ब्लू नील, यानी कि श्वेत नील और ब्लू नील। इन दो नदियों से मिलकर बनी है कौन सी? नील नदी। तो जो श्वेत नील है ये विक्टोरिया झील से निकलती है, और जो ब्लू नील है ये इथोपिया के पास ताना झील से निकली है। याद रखिएगा, ये जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो जो नील नदी है ये दो नदियों से मिलकर बनी है, श्वेत नील और ब्लू नील। जो श्वेत नील है ये विक्टोरिया झील से निकलती है, और जो ब्लू नील है ये ताना झील से निकलती है। उसके बाद आगे चलकर ये दोनों नदियाँ सूडान की राजधानी खार्तूम में मिल जाती हैं। तो दोनों नदियाँ चलती हैं आगे, और सूडान की राजधानी है खार्तूम, वहाँ पर ये दोनों नदियाँ मिल जाती हैं, ब्लू नील और श्वेत नील। और वहाँ पर दोनों नदियाँ मिलकर आगे एक ही नदी बन जाती हैं और कहलाती हैं नील नदी। तो याद रखिएगा, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। ये दो नदियों के साथ मिलकर बनी है, श्वेत नील और ब्लू नील। और ये नदियाँ मिलती कहाँ पर हैं? तो सूडान की राजधानी खार्तूम में आकर ये दोनों नदियाँ मिल जाती हैं। और उसके बाद ये नदी आगे नील नदी कहलाती है और आगे जाके भूमध्य सागर में गिर जाती है। तो ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है कि नील नदी किस सागर में गिर जाती है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नदी है। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो जो नील होती है, नील नदी है ना, तो जो नील होती है इसकी जो नील की खेती होती है भूमि पर ही होती है, आसमान में तो होती ही नहीं। तो नील की खेती कहाँ पर होती है? भूमि पर। तो जो नील नदी है ये भूमध्य सागर में गिर जाती है। इससे आप रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। इससे आप याद रख सकते हैं इसे कि जो नील नदी है ये भूमध्य सागर में गिर जाती है। उसके बाद आगे है कि जो नील नदी है इसी नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ है। इसीलिए मिस्र की सभ्यता नील नदी का वरदान कहा जाता है। यानी कि नील नदी का ही वरदान है मिस्र की सभ्यता, क्योंकि इसी नदी के किनारे
मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि जो चीन की सभ्यता है उसका विकास किस नदी के किनारे हुआ है, यंगाओ नदी के किनारे। उसी तरह नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ है। तो मिस्र की सभ्यता नील नदी का वरदान कहा जाता है। उसके बाद है कि जो आसवान बांध है ये भी नील नदी पर ही बना हुआ है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, आसवान बांध नील नदी पर बना हुआ है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि नील नदी किन देशों से होकर बहती है। तो जो नील नदी का अपवाह तंत्र है, ड्रेनेज एरिया, तो ड्रेनेज एरिया अपवाह तंत्र क्या होता है? तो जैसे एक नदी होती है, एक मुख्य नदी होती है और बहुत सारी जो उसकी सहायक नदियाँ होती हैं वो भी आकर उस नदी में मिल जाती हैं ना। तो जो सहायक नदियाँ और मेन नदी ये जितना भी एरिया कवर करती हैं ना, मतलब कि एक तो मेन नदी हो गई और बहुत सारी सहायक नदियाँ आकर भी इस मुख्य नदी में मिल जाती है। तो जो सहायक नदियाँ हैं वो भी जो क्षेत्र को कवर करती हैं और जो मेन नदी है वो भी जिस क्षेत्र को कवर करती है उसे उस नदी का अपवाह तंत्र कहा जाता है, ड्रेनेज एरिया कहा जाता है। तो ये जितने भी निम्नलिखित देश हैं ये नील नदी के अपवाह तंत्र के भाग हैं। पहला है इजिप्ट यानी कि मिस्र, दूसरा इरिट्रिया, तीसरा बुरुंडी, चौथा तंजानिया, रवांडा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, केन्या, युगांडा, सूडान, इथोपिया और साउथ सूडान। पहले एक ही देश होता था सूडान और साउथ सूडान, बाद में ये अलग हो गए। तो सूडान और साउथ सूडान इतने देशों से नील नदी का मतलब कि नील नदी और जो इसकी सहायक नदियां हैं ये पूरा इसका ड्रेनेज एरिया इतने देशों में फैला हुआ है। तो जब भी ये प्रश्न आता है तो 4 देश भी ऑप्शन में दिया होता है, याद रखिएगा। जो 4 देश है वहाँ से नील नदी होकर नहीं बहती, मतलब कि 4 देश नील नदी के ड्रेनेज एरिया में नहीं आता, वो अलग है। तो वही ऑप्शन में ज़्यादातर दिया होता है, तो याद रखिएगा। इतने देश तो आप नहीं याद रख पाएंगे, तो ये जरूर याद रख लेना कि 4 देश से होकर नील नदी नहीं बहती, उसके ड्रेनेज एरिया में 4 देश नहीं आता। तो ये हमने देख लिया कि नील नदी के ड्रेनेज एरिया में कितने देश आते हैं। और याद रखिएगा कि आसवान बांध नील नदी पर ही बना हुआ है। उसके बाद अगली नदी देखते हैं, तो जायरे नदी। तो जायरे नदी को ही कांगो नदी भी कहा जाता है। तो जायरे नदी का ही अन्य नाम है कांगो नदी। और इसे प्रश्न क्या बनता है? तो इसे एक ही प्रश्न बनता है कि ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। आप देख रहे हैं ना, ये जो जायरे नदी है ये बीच में भूमध्य रेखा गई है। तो भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? जायरे नदी। पीछे हमने पढ़ा था कि जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, भूमध्य रेखा को जायरे नदी 2 बार काटती है, और तीसरी नदी है लिम्पोपो नदी, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो ये 3 नदियां हैं, ये तीनों रेखाओं को 2 बार काटती हैं। पहली माही नदी हमने पढ़ा था, वो कौन सी रेखा को काटती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है, क्योंकि माही नदी भारत में है और भारत के बीच से कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। उसके बाद देखते हैं लिम्पोपो नदी, जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो लिम्पोपो नदी दक्षिण मध्य अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है और हिंद महासागर में समाप्त होती है। और लिम्पोपो नदी को घड़ियाल नदी भी कहा जाता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि घड़ियाल नदी किसे कहा जाता है? तो लिम्पोपो नदी को ही घड़ियाल नदी भी कहा जाता है। और ये मकर रेखा से 2 बार गुजरती है, यानी कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो तीनों प्रश्न एक बार और देख लीजिए। जो माही नदी है ये कर्क रेखा को, जायरे नदी भूमध्य रेखा को और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती हैं। तो ये प्रश्न बहुत बार रिपीट होता है, याद रखिएगा। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप की अगली नदी देखते हैं, नाइजर नदी। तो नाइजर नदी पश्चिमी अफ्रीका से निकलकर ये जो गिनी की खाड़ी है यहाँ पर आके गिर जाती है। तो ये पश्चिमी अफ्रीका से निकलती है। और इसे प्रश्न क्या बनता है कि तेल नदी के नाम से किसे जाना जाता है? तो नाइजर नदी को ही तेल नदी के नाम से जाना जाता है। यही प्रश्न इसे पूछा जाता है। उसके बाद अगली नदी है जाम्बेजी नदी। तो जाम्बेजी नदी पश्चिमी जाम्बिया से निकलकर हिंद महासागर में गिर जाती है। और जाम्बेजी नदी जिम्बाब्वे और जाम्बिया देशों के मध्य में है, यानी कि जिम्बाब्वे और जाम्बिया देश के बीच ये जो नदी है जाम्बेजी नदी सीमा बनाती है। इन दोनों देशों की सीमा पर है जाम्बेजी नदी। और विक्टोरिया जलप्रपात भी इसी नदी पर स्थित है, जाम्बेजी नदी पर। तो 2 प्रश्न इससे बनते हैं। पहला प्रश्न कि जिम्बाब्वे और जाम्बिया देश के मध्य कौन सी नदी बहती है, यानी कि इन दोनों देशों की सीमा पर कौन सी नदी बहती है? तो जाम्बेजी नदी। और दूसरा प्रश्न बनता है कि इस नदी पर कौन सा जलप्रपात है? तो विक्टोरिया जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। मैंने जलप्रपात भी सभी पढ़ाए हुए हैं, उसकी वीडियो आप देख लेना। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो विक्टोरिया जलप्रपात है ये जाम्बेजी नदी पर स्थित है। और अफ्रीका महाद्वीप में एक और चीज़ याद रख लेना कि जो ये नीचे साउथ अफ्रीका है ना, दक्षिण अफ्रीका, इसमें एक मुख्य नदी है ऑरेंज नदी।
यही पूछा जाता है कि ऑरेंज नदी किस देश में होकर बहती है, तो ये दक्षिण अफ्रीका में मुख्य रूप से बहती है ऑरेंज नदी। तो हमने अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ लिया। अब हम अगले महाद्वीप पर चलते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप के बाद देखते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पहली नदी है मिसिसिपी मिसौरी नदी। तो ये दो नदियों से मिलकर बनी है मिसिसिपी मिसौरी नदी, और ये उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। और ये नदी मिसिसिपी और मिसौरी दो नदियों से मिलकर बनी है। जैसे हमने पीछे नील नदी देखा था ना, वे श्वेत नील और ब्लू नील से मिलकर बनी थी, उसी तरह जो मिसिसिपी मिसौरी नदी है ये दो नदियों से मिलकर बनी है। एक है मिसिसिपी और दूसरी है मिसौरी। इन दोनों नदियों से ये मिलकर बनी है। और जो मिसिसिपी नदी है इसका उद्गम इटास्का झील से होता है, और सेंट लुइस में ये दोनों नदियाँ आकर मिल जाती हैं और मिसिसिपी मिसौरी कहलाती हैं, और उसके बाद ये आगे मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। कौन सी नदी? मिसिसिपी मिसौरी नदी। इसे ये चीज़ याद रखिएगा कि ये उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद देखते हैं सेंट लॉरेंस नदी। तो जो सेंट लॉरेंस नदी है ये भी उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदी है, और ये ग्रेट लेक्स को अटलांटिक महासागर के साथ जोड़ती है। तो मैंने आपको झीलों वाली वीडियो में बताया था ना ग्रेट लेक्स के बारे में, एक बार दोबारा बता देता हूँ। तो ग्रेट लेक्स एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कनाडा और यूएसए की सीमा पर 5 झीलों का समूह है जिन्हें ग्रेट लेक्स कहा जाता है। तो ये कनाडा है और ये यूएसए है। तो इन दोनों की सीमाओं पर 5 झीलों का समूह है जिसे ग्रेट लेक्स कहा जाता है। तो कौन कौन से झीलें हैं ये, जिसे मैंने आपको ट्रिक से बताया था होम्स। तो एच से ह्यूरॉन झील, ओ से ओंटेरियो झील, एम से मिशिगन झील, ई से ईरी झील और एस से सुपीरियर झील। इन्हें ग्रेट लेक्स कहा जाता है। तो इन्हीं ग्रेट लेक्स को अटलांटिक महासागर के साथ जोड़ती है कौन सी नदी? सेंट लॉरेंस नदी, याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखते हैं मैकेंजी नदी। तो जो मैकेंजी नदी है ये कनाडा की सबसे लंबी नदी है। यही आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कनाडा की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो मैकेंजी नदी है। दूसरी है हडसन नदी। हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है। ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए मैंने कवर किया है कि किस नदी के किनारे न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है, तो हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है। और अगली नदी है रियो ग्रांडे नदी। तो रियो ग्रांडे नदी यूएसए और मैक्सिको के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है, और मैक्सिको की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है। तो इससे क्या प्रश्न बनता है कि यूएसए और मैक्सिको के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो रियो ग्रांडे नदी बनाती है। तो हमने देख लिया कि जो मैकेंजी नदी है ये कनाडा की सबसे लंबी नदी है, और जो हडसन नदी है इसके किनारे पर न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है, और जो रियो ग्रांडे नदी है ये यूएसए और मैक्सिको के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो यहाँ पर हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप खत्म हुआ। अब हम अगले महाद्वीप पर चलते हैं। तो अगला महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में आपको 2 नदियाँ याद रखनी हैं। पहली है अमेजन नदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो अमेजन नदी है ये दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है और विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी पहली नदी कौन सी थी? नील नदी, वो विश्व की सबसे लंबी नदी है। और दूसरे नंबर पर देखा जाए तो अमेजन नदी, ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और अमेजन नदी पेरू के एंडीज पर्वतमाला से निकलकर पूर्व की ओर बहती है और अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। तो ये पेरू के एंडीज पर्वतमाला से निकलती है और पूर्व की ओर बहते हुए अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। और जल के आयतन के हिसाब से देखा जाए तो ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है और विश्व की सबसे चौड़ी नदी भी है। तो ये आपसे बहुत बार पूछा गया है कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो अमेजन नदी, ये विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी और विश्व की सबसे चौड़ी नदी है अमेजन नदी। और एग्जामिनर आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि जल के आयतन के हिसाब से देखा जाए तो विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो जल के आयतन के हिसाब से देखा जाए तो विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है, अगर हम जल के आयतन के हिसाब से देखें तो। और जो अमेजन नदी है ये ब्राज़ील, पेरू, बोलीविया, कोलंबिया और इक्वाडोर से होकर बहती है। तो अमेजन नदी में हमने क्या देखा कि ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ये एंडीज पर्वतमाला से निकलती है और जल के आयतन के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी नदी है और विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। तो ये हमने अमेजन नदी के बारे में पढ़ा। उसके बाद देखते हैं पराना नदी। तो दक्षिणी अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है पराना नदी और ये
ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से शुरू होती है और ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना होते हुए अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। तो प्राणा नदी ये दक्षिणी अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और पहली वाली हमने देखी ली, अमेजन नदी, ये दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है और विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। उसके बाद आखिरी महाद्वीप देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आपको बस एक ही नदी याद रखनी है और यही पूछी भी जाती है, मर्रे डार्लिंग नदी। तो मर्रे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की नदी है और यह भी दो नदियों से मिलकर बनी है। नाम से क्लियर हो गया होगा आपको। और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख नदी है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। और मर्रे नदी ऑस्ट्रेलियन आल्प्स से निकलती है और आगे चलकर ये डार्लिंग नदी से मिल जाती है और ये फिर मर्रे डार्लिंग नदी कहलाती है और उसके बाद ये हिंद महासागर में गिर जाती है। आपसे यही पूछा जाता है कि मर्रे डार्लिंग नदी किस देश की नदी है, तो ये ऑस्ट्रेलिया की नदी है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर। तो पहला प्रश्न है कि जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो जल के आयतन के हिसाब से पूछा है। तो जल के आयतन के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। तो किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? मिस्र की सभ्यता को। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। तो किस नदी को कोयला नदी कहा जाता है? तो ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी राइन। राइन नदी को कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि नील नदी कहाँ पर गिरती है। तो मैंने आपको ट्रिक से याद कराया था कि नील कहाँ पर उगती है, भूमि पर। तो भूमध्य सागर। तो नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ पर बहती है। तो मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? ऑस्ट्रेलिया में बहती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? नाइजर नदी को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि महावेली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है। तो महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे बड़ी सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, यानी कि मकर रेखा से 2 बार गुजरती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लिम्पोपो नदी। ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो विषुवत रेखा को यानी कि भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? ऑप्शन ए कांगो नदी, जिसे जायरे नदी भी कहते हैं। तो कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है। तो नील नदी के ड्रेनेज एरिया में कौन सा देश नहीं आता है? तो मैंने आपको बताया था चाड। जो चाड देश है ये नील नदी के ड्रेनेज एरिया में नहीं आता। इथोपिया, सूडान और युगांडा ये तो आते हैं पर चाड देश नहीं आता। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है। तो चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? यंगाहो नदी को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।